सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या मुझे आप अच्छे से सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं रॉयल संस्थान की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए मैराथन क्लास लगाई, तो हमने स्टाफ में ये हमारी बात रखी कि राजस्थान के रॉयल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप लोगों से पढ़ना चाहते हैं। अंतिम समय में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी बारीकियां समझना चाहते हैं। बच्चे यूँ चाहते हैं कि यदि हर चैप्टर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैटर अगर हमें मिल जाए और थोड़ा सा यदि समझा दें तो शायद हमारी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। पूरी टीम रॉयल की मिलके ये डिसीजन लिया कि क्यों ना लास्ट के 4 दिन तक अपन लगातार बच्चों को जो है ये अपनी संस्थान की तरफ से निःशुल्क सेवाएं दें। और आप देखो कल से स्टाफ बहुत खुश है। वैसे तो रॉयल इंस्टीट्यूट के स्टाफ हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन कल जो आप लोगों ने प्यार दिया, 37,000 लोगों ने अभी तक कल की जो मैराथन क्लास है उसको देखा। आज वापस उसी एनर्जी के साथ पूरी टीम रॉयल की खड़ी है। लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है, 19 जून को आपका पेपर है। कई बार मैंने कहा है कि परीक्षा के लिए केवल मेहनत करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि परीक्षा के दिनों में अपने आप को मेंटेन करना, सेंटर पे जाने के बाद में अपने आप को मेंटेन करना। वो जो पेपर जब आपके हाथ में आ जाता है उसके बाद में आपका क्या रिएक्शन रहता है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज पहली क्लास वैसे तो मैम की थी, लेकिन मैम से मैंने रिक्वेस्ट की कि कल आपकी जगह मेरे अगर आप क्लास देते हो तो मैं कुछ बच्चों से डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैम ने कहा दोनों मिलके ही कर लेते हैं। तो ये आज ही अभी मैं आपके आज के जो अपना टॉपिक है कि पेपर कैसे हल करें, जेट की कट ऑफ क्या रह सकती है, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, उसका मैं बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए शुरुआत करता हूं। एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देखें। इसके लिए आप लोग एक बार लाइक करें, क्योंकि जितने लाइव आ रहे हैं उतने लाइक नहीं है। और एक बार आप सब शेयर करें जम के। और मैं आगे से आपके इस सेशन को शुरुआत करता हूं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, यदि आप इस वीडियो को और मेरी बात को ढंग से सुनते हो और उसको यदि अमल करते हो तो डेफिनेटली न केवल आपके अच्छे नंबर आएंगे बल्कि आप बेहतरीन रैंक लाने में कामयाब रहोगे। क्योंकि आप देखोगे, जब पुरानी कट ऑफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन के ऊपर यूनिवर्सिटी चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन ज्यादा सही किया तो आरसी में आओगे, एक कम कर दिया तो जोबनेर जाओगे, उससे कम एक किया तो बीकानेर, जोधपुर और कोटा। पांचों यूनिवर्सिटी 5 क्वेश्चन पे निपट जाती है। कहने का मतलब है बहुत एग्जाम के अंदर बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, एक एक पॉइंट पे काम करना होता है। मैं पूरा इस एग्जाम को लेके 19 तारीख तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो तब तक आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको ऊपर रखना है बाकी बच्चों से, ये सब बातें बताने वाला हूं। चलो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परीक्षा से पहले आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने को ऐसा लगे कि मेरा सिलेक्शन होगा, किसी और का हो या नहीं हो मेरा जरूर होगा। उसके लिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, तो अपने को वो पॉइंट डिलीट मारने जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो होता है। आई बात समझ में कि ऐसे विचार, ऐसी बातें जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस लो होता है उनको डिलीट मारना अपने को। चलते हैं पहला पॉइंट, परीक्षा से पहले कुछ समय पहले कुछ भी नया ना पढ़े। अभी आपने जो कुछ आपने पूरी साल पढ़ा, यदि कोई क्रैश कोर्स का बच्चा इसी साल 12th की है तो अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करें, आप नया ना पढ़े। आप ये मत सोचो कि कौन सी नई बुक आ गई, कौन से नए क्वेश्चन है, मैं अगर वो पढ़ लूं तो उनमें से ज्यादातर बैठ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें, नया कुछ भी ना पढ़ें। ये चिंता ना करें कि कौन क्या पढ़ रहा है, अपना खुद का ध्यान रखें, बार बार रिविजन करें। विशेष बोल रहा हूं, कई बार दूसरा क्या पढ़ रहा है ये सोच के बच्चा टेंशन लेता है। अगला, कौन क्या पढ़ रहा है इसकी चिंता ना करें। कई बार बच्चे, मैं बता दूं आपको कि यदि आपको दौड़ में आगे निकलना है तो कई बार तो अपन मेहनत एक्स्ट्रा करते हैं, कई बार अपन सामने वाले को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कई बार बच्चों की भी ये आदत होती है। मार्केट में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अगर कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो अपन, तो हो सकता है कोई यूं कहे कि ये बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं और मैंने लास्ट टाइम देखा था वो मैंने मैटर पढ़ा था उसमें से लगभग बैठ गए थे। आपको बैकी बैकी बातों में नहीं आना है। आपके पास जो कंटेंट है, जो आपने पूरी साल या क्रैश कोर्स में पढ़ा है उसी को पढ़ना है। कौन क्या पढ़ रहा है, किसकी कौन सी रैंक आ रही है, कौन किसके साथ पढ़ रहा है, इट डजंट मैटर। अपने को अपना ध्यान रखना है।
अभी हाल फिलहाल आपको अगर दे सको तो किसी को पॉजिटिव एनर्जी दो, किसी और से अननेसेसरी कंटेंट लेने की और अननेसेसरी वो क्या कर रहा उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, किसी भी तरह का ग्रुप डिस्कशन ना करें। किसी भी बच्चे से ये नहीं पूछे कि तैयारी कैसी है, कि मेरी बढ़िया है, लो मुझे 5 क्वेश्चन पूछ के बताओ, आप देखें नहीं पूछना इस टाइम क्वेश्चन। ना तो किसी को आपको कहना है कि मुझे पूछ लो, ना आपको चला के पूछना है। ये बोलना कि भाई बढ़िया चल रहा है, बार बार रिवीजन करो, क्योंकि सामने वाला जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछे। हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा हो कि ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ लो ताकि ये इसका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, ऐसा जनरली होता है। इसलिए आपको अब अपने आप को किसी से ग्रुप डिस्कशन करके चेक नहीं करना है। आपके गुरुजनों ने आपको बताया है, उन्हीं पे आपको विश्वास रखना है। दूसरे से खुद की तुलना ना करें, आपको दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने मेहनत की और एक पेपर आपका बिगड़ गया और आप अपने आप पे विश्वास रखते हो तो अगले पेपर में आप बहुत अच्छी जगह जा सकते हो, बशर्ते आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर का हमारा एक रवि बच्चा है। रवि बच्चा जो है उसके जेईटी के अंदर अच्छी तैयारी की, उसने 120 नंबर आए। मुझे नहीं पता उसने पेपर में क्या किया, लेकिन उससे मिस्टेक होगी, उससे कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। लेकिन उस बच्चे को अपने आप पे विश्वास था कि यार सर बोलते हैं कि मेहनत करने वालों के साथ ईश्वर हमेशा न्याय करता है, और कभी अगर कुछ गड़बड़ होता भी है तो भगवान जब रोक देता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वही बच्चा, हिम्मत नहीं आ रही, आईसीआर का पेपर ईमानदारी से दे के आया रवि, आज पंतनगर उत्तराखंड है, पंतनगर उत्तराखंड है वो, लेकिन उसको अपने आप पे विश्वास रखा, भगवान पे विश्वास रखा। इसलिए आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है। जब रवि 120 वाला 2021 में, वही बच्चा 2021 में देश के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में जा सकता है, इसका मतलब हर कोई बच्चा जा सकता है। नेक्स्ट, पारिवारिक चिंता ना करे, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। दुर्भाग्य है, कई पेरेंट्स को मैंने देखा है, मेरा निजी अनुभव रहा है कि बच्चे को बार बार कहने के बावजूद प्रेशराइज करते हैं कि बेटा परिवार में तू एक ही है, आज तक किसी ने कोई पढ़ाई नहीं की, तेरे ऊपर हमने सब कुछ लगाया है, अब तेरे को इज्जत रखनी है परिवार की, और तेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं हुआ तो देख लेना, अभी तुझे और क्या चीजें चाहिए वो चीजें मैं और कर दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो परिवार के लोग आपको इस टाइम पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पिताजी की भूमिका नहीं निभा सकते इस टाइम। इसलिए आपको अभी यह सोचना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो बेस्ट मैं बता रहा हूं आपको, परिवार के लोग कुछ अच्छा चाहते हैं अपने से, इसलिए वो अपने को सजेस्ट करते हैं। वो यूं चाहते हैं मेरा बच्चा डाइवर्ट नहीं हो जाए। ये अलग बात है कि उनका ये ध्यान में नहीं है कि ये बातें बोलने से उसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अपने आप को यहां बड़ा समझना और ये सोचना है कि पिताजी कह रहे हैं, उनकी इच्छा है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। पिताजी की चिंता आपको नहीं करनी, रिश्तेदार की चिंता आपको नहीं करनी। आपको पता है मुझे पेपर करेक्ट करने के लिए चिंतन करना है, न कि चिंता करनी है। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको यह ध्यान देना है कि मैं बेटर कैसे कर सकता हूं, और बेटर करने के लिए आपको कंपैरिजन नहीं करना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैंने मेहनत की है और जो मेहनत करता है उसका बढ़िया ही होता है, मेरा भी अच्छा होगा। और परिवार वाले अगर आपको ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा तेरा 100% दे, तब तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन वो जब नेगेटिव मिले तो आपको उनकी बात को सुनना ही नहीं उस टाइम। अगर मैं भी कहूं ना, आपको जीएल सर भी कहे कि तेरा होना ही चाहिए, देख ले तेरे पिताजी पैसे ब्याज पे लेके तेरे को पढ़ा रहे, नहीं हुआ तो देख लेना, तो मैं गलत हूं इस जगह। आई बात समझ में? यदि आपने मेहनत कर रखी है तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना, किसी की बात नहीं सुननी है, नेगेटिव बात नहीं सुननी है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, ज्यादातर सामान्य परिवार के जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, कहीं कोचिंग भी नहीं कर पाते या फिर पढ़ाई नहीं पाते। जैसे मैं बात करता हूं, अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल 17 साल है तो कई बच्चों को नहीं चाहते हुए भी मजदूरी करने जाना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स मजदूरी नहीं कराते, बस खाली पढ़ा देते हैं। तो ऐसे बच्चों की ये टेंशन होती है कि मैंने पूरी साल तैयारी की, मेरी घर की स्थिति ये है, पिताजी ने ये बेच के मेरे को पढ़ाया, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, इस बात को दिमाग में कभी लाना ही नहीं है। आपका रिजल्ट क्या होगा इसकी चिंता करनी ही नहीं है। आपको तो यह सोचना है कि जो कुछ मुझे गुरुजनों ने पूरी साल सिखाया है, मुझे क्रैश कोर्स में सिखाया है, 12वीं तक आपके गुरुजन ने जो आपको पॉजिटिव बातें सिखाई है उनको फॉलो करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, परीक्षा के परिणाम की चिंता ना करें, मेरा रिजल्ट क्या होगा। गीता में कहा गया, आपको पता है कि फल की इच्छा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप अपने कर्म पे, एक आदमी मैं बता देता हूं आपको, जेट आईसीआर बीएचयू आपकी जिंदगी नहीं है, यह आपकी जिंदगी में एक छोटा सा एग्जाम है। पूरी साल पूरी जिंदगी आपकी परीक्षाएं होगी, बार बार परीक्षा होगी आपकी। इसलिए जेट आईसीआर बीएचयू को अपन सब कुछ नहीं मान सकते कि मेरी जिंदगी है। हां,
लेकिन जिंदगी में आपको छोटे छोटे टारगेट लेके उनके लिए 100% देना होगा। तो जेट ICAR BHU अभी आपके लिए जो आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो उसको एग्जाम की दृष्टि से देखना है, उसको जिंदगी से नहीं दौड़ना है। और उसके लिए आप पॉजिटिव होके एक बढ़िया पेपर देने के लिए क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ माइंड सेट करना होगा, वही चीजें आपको दिमाग में रखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे अगर ऐसा किसान सोचता ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी को बाजरा बोना है, आप तो एग्रीकल्चर के बच्चे हो, अगर मान लो किसी को गेहूं की बुआई करनी है, बाजरा कर रहा है, कोई जीरा की खेती कर रहा है, अब जीरा में कितनी रिस्क होती है, इस भूगोल में कितनी रिस्क होती है। अगर किसान बुआई करने से पहले अगर ये सोच ले कि अगर उस टाइम अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, तो आपको सब्जी के अंदर जीरा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई किसान करेगा ही नहीं, उनको पता है रिस्क है इसके अंदर। इसलिए हर काम के अंदर रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी उसकी अपन चिंता करें। आदमी किसान ये सोचता है कि मैं मेरा 100% दूंगा, बाकी वो भगवान के भरोसे छोड़ देता है। आपको भी पूरी मेहनत करनी है। और मैं रिपीट कर रहा हूं कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। जो जिस बच्चे ने आज तक मेहनत की, मैं इस संस्थान का बता देता हूं रॉयल का, जिस बच्चे ने मेहनत की ईमानदारी से अप टू एग्जाम तक, उसका हमेशा ही बेस्ट हुआ है। इसलिए आप चिंता ना करें। रिजल्ट क्या होगा भगवान पे छोड़ दो। रिजल्ट से पहले जो कुछ पॉजिटिव काम करने हैं, जितनी मुझे एनर्जी लगानी है वो मैं पूरी लगाऊंगा। यही आपको दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं। परीक्षा से संबंधित किसी से किसी प्रकार का वादा ना करें, यह अभी तक का 5 स्टार पॉइंट है। इसको ध्यान रखना बेटा, यह बहुत बड़ी बात है। किसी भी बच्चे से, जो ऑफलाइन के बच्चे, रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। आप किसी भी बच्चे से, किसी भी रिश्तेदार से, किसी भी तरीके का एग्जाम से लेके वादा ना करें। वैसे टाइम ज्यादा हो रहा है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। नंबर 1 वादा करने के तरीके। नंबर 1, मैं एग्रीकल्चर में 40 क्वेश्चन करके आ ही जाऊंगा, ऐसी बात नहीं करनी। मैं 120 में से 90 तो कर ही दूंगा, ऐसी बात नहीं करनी। मैं जेट में सिलेक्शन होकर RCA लाके दिखा दूंगा, नहीं करनी। 120 क्वेश्चन JET में आएंगे, उसके लिए जितना बढ़िया हो सके उतनी मैं बढ़िया तैयारी कर रहा हूं, और जितने क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आएंगे उतने मैं करके आऊंगा। आपको ये वादा नहीं निभाना है किसी भी तरीके से, कि मतलब वादा करना ही नहीं है किसी से। अदरवाइज जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि मैं JET में 40 में से 35 करके आऊंगा, और मुझे शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन भी अगर नहीं आए, तो मेरे दिमाग में बाकी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 100 क्वेश्चन बच गए, वो नहीं आएंगे। मेरे दिमाग में ये आएगा पेपर देते वक्त कि यार मैंने उसको ये बात बोली थी, अब मेरा क्या होगा, वो क्या सोच रहा होगा। इसलिए ऐसी कभी जिंदगी में बात नहीं करनी चाहिए जिससे आप अपने आप को सांकलों में बांध लो। आई बात समझ में? बस कोई भी पूछे कैसी चल रही है तैयारी, यार बढ़िया चल रही है। कैसा होगा तेरा पेपर? मेरा बढ़िया होगा, मैंने अच्छी मेहनत की है। कितने क्वेश्चन करके आएगा? 120 में से अगर 120 आएंगे तो पूरे करके आऊंगा, और पेपर हाथ में आने के बाद मुझे जितने आएंगे उतने करके आऊंगा। आई बात समझ में? ये हमेशा दिमाग में रखनी है। यहां पे आप यहां टेंशन होने का कारण है ये वादा करना 100 में से 100 लाऊंगा। आई बात समझ में? आगे चलो। सभी सब्जेक्ट का बार बार रिवीजन करें। अपने इस जो मैं क्लास ले रहा हूं, इसका जो पहला टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि आपको जो है कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, बढ़ाना है अपने आप को। कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं हो तो आप बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, और ज्यादा टेंशन नहीं ले। ठीक है, बार बार रिवीजन करोगे तो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। अब अपना अगला टॉपिक है परीक्षा सेंटर पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियां करें। कई बार बच्चे फोन कर करके पूछ रहे थे कि सर हमें क्या क्या करना होगा, उस टाइम क्या क्या हमें साथ में लेके जाना होगा, तो अपन वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना है। क्लियर बोल रहा हूं, आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना है। उसके बाद में आपको एक ID प्रूफ चाहिए होगा। ID प्रूफ आपको ओरिजिनल लेके जाना है। रिपीट कर रहा हूं, ID प्रूफ आपको ओरिजिनल लेके जाना है। क्या क्या आप ले जा सकते हो? वोटर ID ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट अपना ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो। ज्यादातर बच्चों के पास में आधार कार्ड है। क्या है? आधार कार्ड है। अब कई बच्चों की यहाँ ये ऐसी कंप्लेन आ रही है, बार बार कई बच्चे फोन कर रहे हैं यहाँ पे कि सर मेरे आधार कार्ड में मेरी फोटो पुरानी है, क्या वो चल जाएगी? तो आपको क्या करना है, आपकी जो लेटेस्ट फोटो है वो यहाँ अपडेट करानी है। कि सर अब तो अपडेट हो ही नहीं रही, तो आप अप्लाई कर देना, और उसकी जो है आप कॉपी अपने पास में रख लेना। उसके बावजूद भी आपको अपने 10th की या 12th की ओरिजिनल मार्कशीट या उसकी जेरोक्स साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि यह डिपेंड करता है वहाँ एग्जाम
सेंटर पे जो कैंडिडेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आईडी प्रूफ विथ फोटो मांगता है, इसीलिए मांगता है कि कोई डम्मी कैंडिडेट यहां पे कोई दूसरा बच्चा नहीं बैठ जाए, इसलिए उसको फोटो चाहिए। और अगला पॉइंट देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि फोटो और चाहिए। फोटो आपको वो चाहिए जो कि आपने उस टाइम फॉर्म भरते वक्त आपने अपलोड की। तो 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं आपका, एक तो एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आईडी प्रूफ, तीसरा आपका फोटो। अब देखो एडमिट कार्ड की फोटो और आपने अपलोड की फोटो ये दोनों मैच खा जाती है तो बहुत ज्यादा बढ़िया, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आईडी के ऊपर आपकी फोटो 19-20 हो तो भी एक बार कंसिडर किया जा सकता है अगर ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल हो। मैं ये कहना चाहता हूं ये तीनों जो चाह रही है वही होनी चाहिए, फिर भी अगर नहीं हो तो कम से कम ये 2 तो होनी चाहिए। अब मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके पास एडमिट कार्ड के ऊपर जो फोटो अपलोड की थी वो फोटो अब नहीं है, वो एक ही थी, वो उसको दी या यूं मान लेते अपन कि वो खो गई, तो उस बच्चे को अभी की लेटेस्ट फोटो लेके जानी है। हालांकि ये उसमें लिखा हुआ नहीं है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें ये लिखा हुआ नहीं है, आपकी फोटो वो हो तो ठीक है, ज्यादा बढ़िया है। आई बात समझ में? तो ये फोटो का काम हो गया। फिर है पानी की बोतल साथ में लेके जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि कई बार सेंटर जो है दूर दूर होते हैं, जब दूर दूर सेंटर होता है तो समस्या ये आती है कि वहां पानी की भी व्यवस्था नहीं होती कई बार। तो अपन क्या करते हैं, सेंटर पे पहले जाना अपने को कितने घंटे, 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट पहले आपको सेंटर पे जाना है। अब सेंटर पे तो आप चले गए और सेंटर दूर है, पानी की व्यवस्था नहीं है, या फिर वहां कोई छोटी मोटी दुकान भी है तो पता चला कि पानी अब अवेलेबल नहीं है, जो पहले आए उन्होंने बोतल ले ली, तो आपको पानी की व्यवस्था रखनी है। यह आपको बहुत इजी पॉइंट लग सकता है, लेकिन बिना पानी पिए सेंटर पे जाओगे या बाहर परेशान होगे तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वहां पे इसका फर्क पड़ता है। अरे सर पानी की बोतल हम अंदर ले जा सकते हैं क्या? अंदर तो आप मान लो नहीं ले जा रहे, लेकिन आप बाहर तो पानी पी लेना, बाहर पानी वानी पी के आराम से फिर जाना, और हो सके तो कुछ नाश्ते का सामान भी अपने पास में रखना जब भी आप घर से निकलो। अब रही बात ऐसी कि सर मेरा तो सेंटर दूर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा सेंटर जो है जोधपुर है और मैं उदयपुर का हूं मान लो, तो सर मैं कब जाऊं वहां पे सेंटर पे? तो मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन के बच्चों को मैंने विशेष तौर पे बोला है, और भी राजस्थान के लगभग हर जगह के बच्चे जुड़े हैं, मैं विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको स्पेशली 1 दिन पहले पहुंच जाना है। कितने घंटे पहले पहुंचू ये मैटर नहीं है, आपको 1 दिन पहले, मतलब अगर आपका 19 तारीख को पेपर है तो 18 तारीख को आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। यदि आपका सेंटर 50-60 किलोमीटर से दूर है तो आपको 1 दिन पहले पहुंच जाना है। अगर आपका पास में ही है तो आप उसी दिन जल्दी जा सकते हो। कितने टाइम पहले? 1.5 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाने चाहिए, 1 दिन पहले जाना है। मैंने और भी विशेष बातें बताई थी कि 5-7 बच्चे एक साथ ग्रुप बना के गाड़ी किराए लेके कई बार सेंटर्स पे जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आप अपने स्तर पे जाना या फिर अपने गार्जियंस को साथ में रखना, बच्चे इकट्ठे होकर ग्रुप बना के, और कोई गाड़ी पर्टिकुलर रेंट पे लेके नहीं जाए, क्योंकि उसमें कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी तरह की लापरवाही करता है और सजा सबको मिलती है, इसलिए विशेष ध्यान दें। ठीक है, एग्जाम देने जाएं तब आप दिमाग में ये नहीं रखो कि हम मजे से मस्तियां करते हुए पेपर देने जाएं, नहीं, आप आराम से बिना टेंशन के शांतिपूर्ण तरीके से पेपर देने जाएं। टेंशन नहीं ले, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जाएं, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके रखें। एग्जाम के लिए आपको ये दिमाग में रखना है कि आप पार्टी करने या फिर जो है कॉलेज में नहीं जा रहे, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो अपने आप के माइंड को उस तरीके से सेट करके रखें, बिना चिंता करें। आगे चलो, पेन या पेंसिल लेकर नहीं जाना है, वहां आपको साफ सुथरा बताया गया है कि वहां ब्लैक बॉल पेन आपको वहां सेंटर की तरफ से मिलेगा, आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ये लेकर आपको नहीं जाना है, वहां अलाउ नहीं करेंगे। अब मैं आपको विशेष बता देता हूं, जैसे आपको मान लो घड़ी के लिए इन्होंने मना कर दिया कि आपको लेके नहीं जाना है, तो आप वहां जो एग्जामिनर है उनसे आप बार बार पूछ सकते हो कि सर कितना टाइम हुआ है। और कई बार जब क्लास चालू हो जाती है, मतलब एग्जाम चालू हो जाते हैं, या इनिशियली टाइम ही आपने देखा होगा कि जब भी आप परीक्षा दोगे, कई बार पहली बार बच्चे जाएंगे, तो जब भी परीक्षा दोगे तो वहां जो आपके एग्जामिनर है वो 2-3 अगर होते हैं तो आपस में वो डिस्कशन करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उससे। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, बिना चिंता करें आपको प्यार से खड़े होकर बोलना है कि सर या मैम, आप जब आपस में बात करें तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं या डिस्टर्ब हो रही हूं, तो थोड़ा सा अगर आप बात नहीं करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। इतना प्यार से बोल के बैठ जाना, अपना काम करना है। ये बोल के ये चिंता नहीं करनी है मैंने इनको बोल दिया ये क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे।
कई बार ऐसा हो जाता है, इसलिए आपको आराम से उनसे रिक्वेस्ट कर लेनी है और बार बार टाइम पूछ लेना है। टाइम पूछने में शर्माना नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई इक्विपमेंट टाइम देखने का नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट ड्रेस कोड। यह आपको सब पता है, मैं जो बातें बता रहा हूं ज्यादातर को पता है, पता तो यह भी है, लेकिन मेरे पास आप देखोगे पिछले 3 दिन में पूरे राजस्थान से कम 300 फोन आए। क्या फोन है सुनना, कि सर मेरे क्या एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग है और मेरे आधार कार्ड पे अलग है, तो ये कैसे हुआ, तेने कौन सा डाला, सही कौन सा है, कि सही तो मेरा जो है आधार कार्ड पे वो है, लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा ना तब पता नहीं उसने क्या मिस्टेक कर दी। फॉर्म भरा तब साथ में थे क्या बेटा, हाँ सर मैं साथ में था। तेरे पास प्रिंट आउट आया था, हाँ तेने पूरा चेक किया था, हाँ। इसका मतलब है कि फॉर्म भरते वक्त उस बच्चे ने देखा ही नहीं। आधार कार्ड में 10th की मार्कशीट तेरे पास में थी, तेरे सामने 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में दोनों में सेम है। आप फॉर्म भरने गए, 10th की मार्कशीट लेके गए, फिर आपके उसमें चेंज कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम अपन ने ध्यान दिया ही नहीं। और जब किसी बच्चे के गड़बड़ हो जाती है ना, तब पता चलता है कि उसकी टेंशन कितनी बड़ी होती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हालांकि ये प्रियंका मैम की क्लास थी, लेकिन मैंने स्पेशल ली है कि किसी बच्चे के टेंशन नहीं हो। टेंशन होने के बाद में पता चलता है कि गड़बड़ कहां हो रहा है। अब देखो ड्रेस कोड, एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। अब देखो ड्रेस कोड के अंदर ये देखो, आपको ऐसा नहीं पहनना है। कैसा पहनना है, ऐसा हाफ टी शर्ट, जैसे गर्ल्स जो है वो टॉप वगैरह भी पहन सकती है, बॉयज जैसी टी शर्ट पहने। आई बात समझ में। अब इसमें रॉयल इंस्टीट्यूट की जैसे टी शर्ट है मान लो, तो वो आपको पहन के नहीं जाना है। किसी भी इंस्टीट्यूट की टी शर्ट पहन के आपको नहीं जाना है, विशेष ध्यान रखना आपको फॉर्मल पहन के जाना है। आई बात समझ में। अब देखो ऐसे गॉगल्स आपको जो है यूज नहीं करना है। अगर आपके नंबर वाला लगा हुआ है चश्मा तो ही आपको यूज करना। आपको शौक दिखाने के लिए अपने आप को कि मैं आया हूं मुझे देखो, ये वाला काम करने आपको वहां पे नहीं जाना, ये यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, साधारण आप नॉर्मल पैंट या जींस पहन के जा सकते हो, सिंपल चप्पल पहननी है ऐसी, इस तरीके से स्लीपर पहन के जाना है। आई बात समझ में। आगे चलो, ऑर्नामेंट्स नॉट अलाउड। कान में, नाक में, कड़े में, कहीं पर भी किसी भी तरह का ऑर्नामेंट जो है आपको नहीं पहनना। अरे सर ये तो मेरे बेरुजी की लगी हुई है, ये नहीं पहननी है आपको। वो मानेंगे नहीं, अपन कहेंगे बेरुजी की, तो बेरुजी से हाथ जोड़ के कि मैं अभी आज परीक्षा देने जा रहा हूं, उनके देवरे पे चढ़ा दो और वापस आके वापस पहन लो। मैं वापस बोल रहा हूं आपको, कई बार सेंटर पे मैं खड़ा रहता हूं, जितने भी सेंटर है हमारी टीम खड़ी रहती है, कई अलग अलग तरीके के हम बच्चे देखते हैं जो कि पहन के आते हैं, बाद में सेंटर से वो दौड़ते हैं उनको निकलवाने के लिए, और कई बार सेंटर पे वापस निकलवा के पहुंच पाते हैं, कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, 2000 बाद में सब पेरेंट्स के 1-1, 2-2 बच्चे हैं। आपकी वैल्यू आपको नहीं पता, आपके पेरेंट्स को पता है कि आप उनके लिए क्या हो। उनको बहुत दुख होता है जब इस तरीके की बच्चा लापरवाही करता है और अपने आप को एक्स्ट्रा होशियार समझता है। अरे सर कड़ा मेरा चांदी का निकाल के कहां रखूं, घर पे रख जाओ, आराम से मम्मा को दे दो और वापस आके वापस पहन लेना, लेके नहीं जाना बेटा। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट है आपका फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस। अब आपको इसमें मास्क लगा के जाना है। वो अलाउ कर देते बिना मास्क के तो ठीक है, लेकिन लगा के जाना। वापस बोल रहा हूं, सेंटर्स जब दूर आते हैं तब समस्या आती है। एक भी चीज नहीं होती है ना तो आदमी होचपोक हो जाता है। मैं बोल रहा हूं बढ़िया पेपर करने के लिए पढ़ाई उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई के अलावा एग्जाम से पहले और एग्जाम के अंदर आपका माइंड सेट होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए बढ़िया पढ़ना जरूरी है। ये छोटे छोटे कारण हैं, हम देखते रहते हैं। अरे सर मैं फोटो तो लेके ही नहीं आया साथ में, बोल रहा हूं साथ में पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। मैं सेंटर पे देखता हूं आधे मतलब 10 से 15 बच्चे हर सेंटर पे बाहर निकलते हैं, अरे हम तो फोटो लेके ही नहीं आए। अरे आप 24 घंटे मोबाइल चला रहे हो, 24 घंटे देख रहे हो, आप उस एडमिट कार्ड के ऊपर पढ़ नहीं पा रहे कि इसके ऊपर लिखा हुआ फोटो लेके जाना। मतलब दुख होता है ऐसे केस देखते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं मास्क लगा के जाना। अब कि सर क्या वैक्सीन लगा के जाना है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जनरली अगर वैक्सीन जरूरी होता तो गाइडलाइन में लिखा हुआ होता, फिर भी अगर आपने लगवा रखी है तो ठीक है, नहीं लगवा रखी कोई बात नहीं। इस एडमिट कार्ड में वैक्सीन के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। केवल गाइडलाइन का मतलब है कि आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी है और मास्क लगा के रखना है, उसको आपको फॉलो करना है। एडमिट कार्ड संभाल के रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा देकर एडमिट कार्ड को फाड़ के फेंक देते हैं कि बस अब हो गया, उतर गया कर्ज। नहीं,
जब आप परीक्षा देने के बाद में जब आपका रिपोर्टिंग का टाइम आएगा कॉलेज में, जब आप जाओगे तो वो लिस्ट बना के भेजते हैं। आप ही में पूछते हो सर क्या क्या चाहिए, हम कॉलेज में जाएंगे तब, तो हम पहला ही लिखते हैं एडमिट कार्ड चाहिए जो कि आपको वहाँ मिला था, आप परीक्षा दे के आए, अरे सर वो तो खो गया, फिर वापस टेंशन। इसलिए इसको संभाल के रखना है, विशेष ध्यान रखना है। ये इस तरीके का आपका एडमिट कार्ड है। नेक्स्ट, अब अगर आपको विशेष बातों की ध्यान दूं मैं आपको, एग्जाम सेंटर पे जाओ उससे पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। कितने घंटे की लेनी है? 8 घंटे की। आज से आप 8 घंटे सोना की प्रैक्टिस करोगे टाइम पे, तब आप एग्जाम वाले दिन जो है 8 घंटे प्रॉपर सो पाओगे। जितना अच्छे से सो के जाओगे आप, उतना ही आपके सिल्ली मिस्टेक कम होगी, नेगेटिव कम से कम होंगे। इसलिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आप 8 घंटे सोने की प्रैक्टिस कर ले नाइट में, दिन में नहीं कि सर मैं पूरी रात पढ़ता हूँ 6 बजे तक और फिर आराम से सोता हूँ, उस दिन पेपर में नींद आएगी या हो सकता है टाइम पे पहुँचो ही नहीं। इसलिए स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो ऑफलाइन में बच्चे में पिछले 1 महीने से लगातार उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि अब लास्ट टाइम आपको कितने बजे बाद में नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी कुछ बच्चे लेट तक पढ़ते हैं या फिर जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो बच्चे लेट तक पढ़ते हैं। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप 11 बजे बाद में अब पढ़ना बंद कर दे आने वाले 3 दिन तक। आई बात समझ में? केवल सोने की आप प्रैक्टिस करें, 8 घंटे आपको सो के जाना है। परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे हल करें? अब आती है मेन मुद्दे की बात कि सर हम पेपर को कैसे हल करें। आई बात समझ में? मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। हालांकि हो सकता है ज्यादातर चीजें आप जानते हो, लेकिन मुझे पता है सुनने में और करने में फर्क होता है। सब सुनते हैं और सुनने के बाद में सब करते नहीं हैं, इसलिए जो करते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, वही अच्छी रैंक लेके आते हैं। बाद में बोलते हो ना पता ही नहीं क्या हो गया, मेरे हमेशा अच्छा चलता था, मैं शुरू से ही होशियार था, वो पता नहीं कैसे अच्छी कॉलेज में पहुंच गया, हमारे वाले की पता नहीं क्या हो गया। वो अब यहाँ से होना शुरू होगा। आई बात समझ में? डिफरेंस यहाँ से पता चलेगा। इसलिए एक एक चीज को नोट कर लेना, एक एक चीज पे गौर कर लेना। गौर नोट तो करो नहीं करो, गौर करना कि क्या बोल रहे हैं सर और अपने को करना क्या है। चलो आगे, टाइम मैनेजमेंट, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। लास्ट ईयर रॉयल इंस्टीट्यूट की जो टॉपर्स आए या जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए, चाहे आईसीआर हो चाहे जेईटी हो या बीएचयू, जो बच्चे रैंक लेके आए उनकी मैं आपको मेन की पॉइंट बता रहा हूं कैसे वो बच्चे रैंक लेके आए। हम यहां बच्चों को ये समझाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं इस चीज की कि आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो आपके पास 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे का आपके पास टाइम है, तो आपको क्या करना है, शुरुआत की 60 से 70 मिनट के अंदर पूरे पेपर पे अपनी नजरें दौड़ा देनी है। पूरे पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन इजी है वो करके ओएमआर में डाल देना। आगे बताऊंगा कैसे। 60-70 मिनट के अंदर आपकी स्थिति क्लियर हो जानी चाहिए कि पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन ये है। आपको फटाफट जो इजी क्वेश्चन है उनको अपना बना लेना है। आप शुरू में पढ़ना चालू कर रहे हो और आपसे नहीं हो रहा या हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, अपने को 120 क्वेश्चन पे नजर दौड़ानी है। शुरुआत की जो है 50 से 60% टाइम में, मतलब 60 से 70 मिनट के अंदर आपको यहां तक पहुंच जाना है। अब आ गया पेपर पर दिए गए पूरे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें। कई बार नियम चेंज हो जाते हैं जिनकी जानकारी पेपर के अंदर ही मिलती है। हम कोचिंग सेंटर वाले, आप हम पर इतना भी अंधभक्त मत बनो कि हमने जो कह दिया वो सही है। हालांकि हम जब तक जो हमारे पास गाइडलाइन है वो तो हम सही कहेंगे, लेकिन इस साल आपके वहां सेंटर पे जाते ही अगर उन्होंने कुछ चेंज किया है तो हमें कैसे पता चलेगा? परीक्षा देने तो आप गए, हम तो पूरी साल बाद में प्रचार करेंगे उसका। इसका मतलब है कि कुछ नया तो नहीं है, तो ऊपर ही ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जब आप इधर उधर बैठ के पेपर में इधर उधर रूम में देखते हो ना, उस टाइम इधर उधर नहीं देखना, उस पेपर के अंदर ही देखना, पूरे पॉइंट वापस पढ़ लेना। स्पीड से पढ़ लेना, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है? इंस्ट्रक्शन पढ़ना। आप आगे प्रश्न पत्र का कौन सा विषय पहले हल करें। जैसे मान लो आपके पास सब्जेक्ट है एजी बायो केमिस्ट्री, इस पे भी ध्यान कर लेना। 1 से 2% इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चों का मतलब यह है कि जिनको यूं लगता है कि टॉप 10 में मेरी रैंक 100% होगी, उन बच्चों की बता रहा हूं। मैं यूं बताना चाहता हूं कि जो इंटेलिजेंट है वो भी मात खा जाते हैं। यहां पे देखना, 1 से 2% बच्चे जो इंटेलिजेंट है, मतलब अपने आप को टॉप 10 के दावेदार समझते हैं, वो क्या मात खाते हैं? इस लाइन पे मात खा जाते हैं कि पहले कौन सा पेपर करूं, पहले कौन सा पेपर करूं। तो मैं आपको एक साधारण, पहले भी मैंने कई बार बताया, आज भी बता दूं, आप वो पेपर करो जो आप कम से कम टाइम में कर सको
और जिसमें आपको लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूंगा। यहाँ गणित एक ही है, 120 में से ज्यादा क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में करना है। तो ऐसा सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है, जिसमें लगता है कि कम टाइम में मैं ज्यादा क्वेश्चन करूंगा, आप वो कर लो। तो कि सर मैं कौन सा करूं? तो ज्यादातर बच्चे जैसे मान लो एजी पहले कर रहे हैं, 2 नंबर पे मान लो वो बायो कर रहे हैं, 3 नंबर पे मान लो वो क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं। अब यहां गौर करने वाली बात, जहां बच्चों के साथ धोखा होता है वो देखना। एग्रीकल्चर मेरा जबरदस्त है, कट ऑफ जाती है इतनी, 35 क्वेश्चन में एग्रीकल्चर में निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे एक एक लाइन याद है। ये लाइन है ना जो मैंने बोली है, आधे सिलेक्शन तो इसकी वजह से नहीं होते। पेपर कोई सा भी इजी नहीं होता, कोई सा भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो क्या सोच के पेपर बना रहा है। लास्ट ईयर बता दूं आपको, एग्रीकल्चर का पेपर इतना टफ आया बच्चों के, या यूं कह सकते हैं कि बच्चों को जो उम्मीद थी उसके हिसाब से नहीं आया। बच्चे इतने लोड में आए कि 40 में से 10 क्वेश्चन करने पे पहुंचे ना बच्चे, दाई का आंकड़ा नहीं छुपाए, दाई के आंकड़े पे पहुंचे उससे पहले झाग आ गए बच्चों के कि ये क्या हो गया, ये कैसा पेपर आ गया, एग्रीकल्चर है मेरा। इस पे उस बच्चे ने न केवल टाइम खराब किया बल्कि अपना कॉन्फिडेंस भी लूज किया। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करो, जो मर्जी पड़े वो करो, लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि जिसको मैं सबसे बेस्ट समझता हूं, हो सकता पेपर में वो सबसे टफ हो, और सबसे पहले कर रहे हो, और अगर सबसे टफ भी आ गया तो भी आपको स्माइल दे के आगे निकल जाना है कि जेल सर ने कहा था कि जो सबसे ईजी है वो भी टफ आ सकता है। देखो एग्रीकल्चर का भी खतरनाक दिया यार पेपर, तो आगे बढ़ो, अब आगे फटाफट निपटाओ इसको, टेंशन नहीं लेनी। वहां पे सबके लिए आया वैसा पेपर। आई बात समझ में? मतलब ये दिमाग में सेट करके रखना है। अगर वहां आपने ये सेट कर लिया कि मैं एग्रीकल्चर में 35 तो कर ही दूंगा, आगे का पेपर ही नहीं होगा, आपसे हड़बड़ा जाओगे। इसीलिए तो लास्ट ईयर कट ऑफ कम गई थी, क्योंकि बच्चे ऊपर नीचे हो गए। रॉयल के बच्चे फटाफट आगे निकल गए, टप आया तो आया, मेंटली प्रिपेयर थे। एजी बायो में पता चला कि केमिस्ट्री का पेपर तो एग्रीकल्चर से ईजी है, तो लास्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर जो है आपका एग्रीकल्चर से इजी आया। लेकिन केमिस्ट्री तक बच्चा पहुंचे तो सही है। एजी का आप देख लेना, आपके पास 2021 का पेपर आप खुद देखना, एजी का पेपर आपसे नहीं हो रहा, बायो का आपसे मान लो एवरेज पेपर था बायो का, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर तो बिल्कुल सिंपल। यहां बच्चे 37, 38, 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। और तो कैसे कर रहे हैं वो? क्योंकि ये मेंटली प्रिपेयर होके आए। जिस बच्चे ने यहां टेंशन ली, यहां T4 टेंशन ली, जिस बच्चे ने, वो यहां पहुंचा ही नहीं, उसके लिए तो ये इजी टप बन गया, बायो टप बन गया उसके लिए। लेकिन जो यहां से टाइम क्रॉस करते हुए तुरंत चला गया, उसके लिए तो उसको कुछ नहीं करना। उसके दिमाग में सेट है कि मुझे 120 क्वेश्चन 60 से 70 मिनट में टच करना है। दिमाग में उसके ये है, मुझे जो इजी क्वेश्चन है उसको अपना बनाना है। अब एग्रीकल्चर में टप आ गया, मैं क्या करूं यार, पेपर हाथ में आने के बाद में अब आ गया तो आ गया, एग्जामिनर दे दिया, सबके लिए आया वैसा पेपर। तो आई बात समझ में? कहने का मतलब मर्जी पड़े वो कर लो, लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर टफ आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आगे चलो। अब आपको पेपर करते वक्त किस तरीके से पेपर करना है, पैटर्न क्या होगा? तो आपका होगा राइट सर्किल क्रॉस मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फटाफट डालेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लो आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, मान लो कि यूं आगे भी निम्न में से जो आम की वेरायटी कौन सी है, तो आपको पता चला कि ये चौसा आम की वेरायटी है। तो अब आपको पता है कन्फर्म, तो यहां राइट का निशान लगा दो, इसके ऊपर भी लगाओ राइट का निशान। दूसरा आपने पढ़ा, दूसरा आपको बताया गया, मान लो कि केर नहीं होता, केर जो रेगिस्तान में होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? केर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कईयों की अब केर तो सुना ही नहीं उन्होंने, आता ही नहीं है उनको, तो उनको पता है कुछ नहीं आ रहा, मुझे इसमें तो हवाई नहीं लगी। तो आपको कुछ नहीं करना, केर जब आता ही नहीं है तो क्रॉस लगाना है उसके, क्रॉस। नहीं पता आपको केर का, दिमाग नहीं लगाना। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बारिश के दिनों में भिंडी की बीज दर कितनी होती है? तो आपको भिंडी और टमाटर को लेके कंफ्यूजन हो गया अब, तो आपको उसको डाउट में डाल देना है। चौथा क्वेश्चन आया आपके पास कि आपका मान लो अमन जो है आपकी बाहर है, किससे संबंधित है? तो आपको पता है अमन तो मान लो अनार की है, ऑप्शन में अनार और भी आती है, अमरूद में भी आती है, मान लो या मान लो अंबे बाहर, अंबे से रिलेटेड हो, अंबे मान लो किसकी है, तो आपको पता है इसकी है, यहाँ आंसर आ गया आपका। ठीक है कि भाई इसकी अमरूद की है मान लो, या अनार की है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपने टिक लगा दिया। फिर अगला क्वेश्चन आया आपके पास में कि करनाल हरियाणा जो है वहां क्या है, कौन सा ऑफिस है वहां पे? मान लो एनडीआरआई है वहां पे, तो आपको पता है एनडीआरआई है, तो आपने ऑप्शन में से एनडीआरआई कर दिया, काजरी से अलग अलग ऑप्शन दिए हुए आपको, आपने उसको तुरंत कर दिया। आपके पास 7वां क्वेश्चन था
तो इसके आगे भी आप राइट का निशान लगा दोगे। 7वां क्वेश्चन आपके पास था कि कृषि मंत्री कौन है एट प्रेजेंट, आपको पता है कि कृषि मंत्री तो ये है, मान लो राजस्थान का पूछा, मान लो लालचंद कटारिया है, तो आपने टिक लगा दिया। अब देखो आप ये आप क्या है, अब मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, इसको मैं कर रहा हूं, मान लो एक बार कोशिश कर रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन ये आया है कि जूट का वैज्ञानिक नाम क्या है, जूट का, तो जूट का भी मुझे नहीं आ रहा, डाउट है मुझे कि जूट का है यार या फिर ये सनई का है। ये लो मैं तो कंफ्यूज हो गया, गोला लगा दूंगा। आपको ऐसे करना, इसको क्या करना है, पेपर को इस तरीके से करना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनका राइट का निशान लगा दे जाओ। तो 1 2 3 4 टोटल में मैंने 4 के राइट लगा दिया। गोला जिसमें मुझे डाउट है, मुझे आ रहा है लेकिन डाउट है, तो मैं गोला लगाऊंगा, और जिस क्वेश्चन में मुझे हवाई नहीं लग रही उसके क्या लगाऊंगा, क्रॉस लगाऊंगा। पहले राउंड के अंदर पूरे पेपर के अंदर इस तरीके से मैं टिक लगा के जाऊंगा, तो मेरे पूरे क्वेश्चन 120 का मैंने आने वाली 60 से 70 मिनट के अंदर पूरा हिसाब किताब कर दिया कि कितने कितने मुझे आ रहे हैं, कितने में मुझे डाउट था, और कितने ऐसे हैं जिसमें मुझे हवाई नहीं लगी। आगे इसमें आपको हेल्प मिलने वाली है। आगे चलो, मेंटेन योर कॉन्फिडेंस लेवल, यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटेन योर कॉन्फिडेंस लेवल, इस पॉइंट पे मैं अब आपसे बात करूंगा। मेंटेन योर कॉन्फिडेंस लेवल, यहां देखो आपको कई बच्चों के सिलेक्शन नहीं होने का ये पॉइंट रीड की हड्डी है, इसकी वजह से नहीं होता है। आपको गलती नहीं करनी है। इसमें 2 केस बनते हैं, एक तो आपका लो कॉन्फिडेंस, एक आपका हाई कॉन्फिडेंस। ओवर लो कॉन्फिडेंस कब होता है वो देखो, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा आपको नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं आया, तीसरा पढ़ा नहीं आया, चौथा पढ़ा आपने इधर उधर देखा और आपके पसीना हो गया, आप पसीना पहुंच रहे हो और इधर उधर देख रहे हो, 5वां पढ़ा, 5वां भी नहीं है। इतने के अंदर पंखा हिल गया, आपका अंदर से सिस्टम हिल गया और पेन आपका यूं करने लग गया। क्यों करने लग गया? क्योंकि आपको पता है पेपर टफ है और मेरे को इसमें हवाई नहीं लग रही। क्यों भाई? 120 क्वेश्चन है और आपको 5 ही क्वेश्चन लगातार नहीं आए, इसका मतलब आपने इस चीज की गारंटी ले ली कि आपको 115 क्वेश्चन भी टफ है, आपने ले ली गारंटी। अच्छा, आप पढ़ के गए और आपको 5 नहीं आए, तो क्या ये 5 उनको आ रहे हैं जो बिना पढ़े गए? अगर आपको लगता है कि बिना पढ़े और तुक्का मारने से सही होता है, तो कभी कभी बिना पढ़ के देख लेना, आप रफ कॉपी में ट्राई करके देख लेना, कुछ नहीं होता, कोई तुक्के नहीं लगते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 5 क्वेश्चन लगातार नहीं आए तो आपको लो कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, वहां स्माइल देनी है, इधर उधर देख सकते हो आप उस टाइम, अरे यार इतने पढ़ के आए, इतना गजब का सर ने पढ़ाया था, फिर भी देख एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट में या केमिस्ट्री में मेरे हवाई नहीं लग रही। इसका मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ के आए उनके तो किराया भाड़ा लगाया, गाड़ियों का फोरम का पैसा लगा, उनका तो भाई कुछ नहीं होना। मजा आ गया मुझे तो। यूं ये सोचने में करने में फर्क है, उस टाइम आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं 50% लड़ाई खाली पेपर की है। पेपर हाथ में आने के बाद में किसी भी केस के अंदर कोई टीचर आपकी जगह आके नहीं बैठ सकते, किसी भी केस के अंदर दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। पेपर आने के बाद में ये लड़ाई है, पेपर वर्सेज स्टूडेंट ये लड़ाई है, और पेपर को किसी भी केस में ऊपर नहीं आने देना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दंगल है आपके बीच का, और जो कुछ पेपर हाथ में आ गया उसको कोई मायके लाल उस पेपर को चेंज नहीं कर सकता कि ये नहीं, ये टफ है, लो आपने इतना ही पढ़ा, इजी वाला ले लो, कोई नहीं देगा आपको लाके। इसका मतलब है जो कुछ हुआ है सबके लिए हुआ है, और आपको उस पेपर को अपने आप को हावी रखना है, स्माइल देनी है जितनी हो सके उतनी, अपने आप में मुस्कुराना है कि देख मजे ले रहा पेपर। आओ इधर, अब ये लो कॉन्फिडेंस। अब हाई कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस इतना खतरनाक नहीं है जितना हाई है। हाई में पहला क्वेश्चन किया आ गया, दूसरा क्वेश्चन किया आ गया, तीसरा ये लो, चौथा ये लो, 5वां, उतने में तो फिर उसके स्माइल आएगी, चारों तरफ देखेगा घूम के कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनका कैसे, खुद इतना खुश हो जाएगा। जैसे वो आरसी उदयपुर में रिपोर्टिंग कराने आया ना, ऐसी उसको फीलिंग आती है। 5 क्वेश्चन करते हैं, अरे हद हो गई। 120 में से यदि आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब इस चीज की गारंटी हो गई कि आपके 115 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। शांति रखनी है यहाँ पे, शांति। 5 क्वेश्चन आ गए ना, तो मेंटेन, मैंने पॉइंट लिखा है, मेंटेन योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठंड रखनी है, कोई बात नहीं, अभी तो 115 क्वेश्चन और है, आराम से करना है। और खुश होने की जरूरत है क्या? पेपर करने ही तो गए हो आप, अरे भाई पेपर करने ही तो गए हो। यहां पे आपको 5 क्वेश्चन आने के बाद में सावधानी बरतनी है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं
उन बच्चों किसी के सिलेक्शन होते हैं या किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नहीं होने का कारण यह नहीं है कि पेपर टफ था, नहीं होने का कारण यह है कि जो क्वेश्चन सिंपल थे वो गलत करके आया, जो क्वेश्चन सिंपल थे वो गलत करके आया। बाहर आने के बाद में पता चला कि अरे यार ये क्या हो गया, इसमें तो ये था, इसमें तो ये था, अभी बताऊंगा आगे। तो कुल मिला के आपको यहां और सावधानी बरतनी, फूंक फूंक के कदम रखना यहां पे कि ऐसा नहीं हो कोई सिल्ली मिस्टेक हो जाए, ये ध्यान रखना आपको। कॉन्फिडेंस वाली बात बहुत बड़ी है। पर्सन को पूरा ध्यान से पढ़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरा नहीं पढ़ते कई बार बच्चे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से आपकी भैंस की नस्ल नहीं है, निम्न में से भैंस की नस्ल नहीं है। अब मान लो यहां आपको दिया हुआ है मेहसाणा, मान लो, ठीक है, मेहसाणा दिया हुआ है। दूसरी नस्ल दी है आपको जाफराबादी, तीसरी दी हुई है आपको बदावरी, और चौथी दी हुई है साहिवाल। आई बात समझ में? अब देखो पेपर सोल्व करके आ गए आप, पेपर सोल्व किया, आपको पता चला कि आपका तो सही है, आपने पढ़ा निम्न में से भैंस की नस्ल, ये लो। ओवर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा यहाँ मात खाता है, वो बाद में पढ़ना छोड़ देता है कि उसको पता लग पेपर तो कचरा ही हुई, कोई मतलब ही नहीं है। और मेहसाणा के टिक करके आता है, बाहर आते ही देखते हैं कि यार हाँ मेरा साहिवाल वाला भी ठीक हो गया। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला बोलता है कि यार साहिवाल का तो किसी ने नहीं आया था, अरे कि कैसे नहीं आया देख नहीं यहाँ। अब यहाँ सर पकड़ दो, अरे यार मैंने तो सोचा भैंस की तो मेहसाणा मैंने पहले बिड़ते ही कर दी। क्यों कर दी दादा? इसमें बताओ कौन सी होशियार, कौन सा कमजोर है इस केस के अंदर? होशियार कमजोर? अरे भैंस की जो नस्ल है वही तो पूछिए, कौन सी उनकी अलग से विशेषता पूछिए, आपको सबसे ज्यादा फैट किस में पाई जाती है ये तो पूछा ही नहीं ना। भैंस की नस्लें तो सबको आती है ना। अब उस क्वेश्चन कोई गलत करके आए उसको कौन सही करेगा आपका? इसलिए बच्चे रह जाते हैं। पूरा ध्यान से पढ़ना, एक एक क्वेश्चन की इज्जत करना। आपको एक हम नहीं ले जाएंगे आपको कॉलेज में, वो एक एक क्वेश्चन आपको ले जाएगा। आप हमारे कितने पैर छुओ, अगर उन क्वेश्चन की इज्जत नहीं करोगे ना तो रह जाओगे। इसलिए विशेष ध्यान रखना, पूरा पढ़ना है। सफिशिएंट टाइम रहता है बच्चे के लिए, एबीसी के बच्चे के लिए सफिशिएंट फुल टाइम रहता है। एक एक चीज को गौर से पढ़ो, उसके बाद में विकल्प को पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जैसे एक कोई सा भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑप्शन आ रहा, मान लो पहला क्वेश्चन कि निम्न में से फॉर एग्जाम्पल यूँ है कि निम्न में से आम की वेराइटी कौन सी है। मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। निम्न में से आम की वेराइटी कौन सी है? पहला दिया हुआ है चौसा, दूसरा आपको दिया हुआ है उमरान, तीसरा आपको दिया हुआ है आम्रपाली, और चौथा दिया हुआ है आपको 1 और 3 दोनों। निम्न में से आम की वैरायटी। अब आपने पढ़ा, विकल्प पढ़ा, निम्न में से आम की वैरायटी कौन सी है और चौसा, ये लो आप करके आ गए चौसा। क्या आंसर जाएगा इसका? क्या जाएगा आंसर? 4 जाएगा ना। आम्रपाली भी तो उसी का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दबाजी नहीं करनी है, चारों को देख लो। अब कई बच्चों के दिमाग में रहती है कि मैं अगर एक बार पढ़ लूं और फिर अगर सीधा आंसर दे दूं तो ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊं। जैसे यूं कहना चाह रहा हूं कि आम की वैरायटी कौन सी है? चौसा। अब अगर चारों ऑप्शन देखूंगा ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? किसने दिया आपको ये गुरु ज्ञान? 2 और 2 कितने होते हैं? 4। अब ऑप्शन देखने के बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिटिकम एविस्टियम। अब वनस्पतिक नाम उसका। तो अब आप इसको ऑप्शन में देखोगे 4 ओराइजेस हटा हुआ, पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा है। कंफ्यूज होने का कारण है पूरा रिवीजन नहीं किया, पूरा ढंग से पढ़ के नहीं आए। चारों ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका साथ देंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप पढ़ रहे हो और ऑप्शन देखने से आप डिस्टर्ब हो गए। पूरा पढ़ना, चारों ऑप्शन सही बता रहा हूं आपको। आगे चलो, बड़े प्रश्न को अंत में करें। अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता चला आपको, मेरे जस्ट बाद में गणेश सर की क्लास है ना। अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा है, देखने में बड़ा है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है। छोड़ो उसको फर्स्ट राउंड में। राइट सर्किल क्रॉस मेथड, राइट सर्किल क्रॉस मेथड, इस क्वेश्चन को गोले में डालो तुरंत ही। क्यों? क्योंकि हमें 120 मिनट के अंदर कम से कम टाइम में क्वेश्चन करना है, ये पहला टारगेट अपना। तो जब अपन ये आधा पेज का क्वेश्चन पढ़ा, इसको पढ़ के क्यों टाइम खराब करूं? मैं तो पहले इजी वाले करूंगा ना, तो इसके मैं गोला लगा के छोड़ दूंगा कि मुझे नहीं पता ये कैसा क्वेश्चन है, इजी है टफ है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं टाइम वाले गेम से चल रहा हूं अभी। ऐसा आपको ध्यान रखना है। यदि कोई पर्सन नहीं आए तो विकल्प से हल करें। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जैसे मैंने एक बार गोला लगाया उधर पीछे 2 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा था ना कि केयर का वैज्ञानिक नाम क्या है? केयर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब आपको तो नहीं आता है केयर का वैज्ञानिक नाम तो, लेकिन ऑप्शन देखो,
पहला ऑप्शन है जो ऑप्शन दिया हुआ आपका वो दिया हुआ खेजड़ी का। किसका दिया हुआ है? खेजड़ी का। तो पहला देखते आपने बोला कि ये तो नहीं यार, ये तो खेजड़ी का है। दूसरा आपने देखा कि दूसरा किसका है कि यार ये तो रोहिड़े का है, दूसरा ऑप्शन तो रोहिड़े का है। तीसरा ऑप्शन देखा कि तीसरा किसका है, तो तीसरा तो आपको पता चला कि ये तो बबूल का है। तीसरा तो ये नाम तो बबूल का है, तो बवल तो कि ये भी नहीं है। और तो चौथा कौन सा है? अरे कि केरी है, ये तो कर दो इसको। आप इस टाइम आप करके आओ केर को, मतलब ऑप्शन से करना है। अब अगर मान लो आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब बिल्कुल कोई भी आंसर नहीं आ रहा, चारों में से कोई हवा नहीं लग रही, उस क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना है। प्रश्न के मुख्य संदर्भ को रेखांकित करें। जैसे कोई क्वेश्चन है और उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसके आप टिक लगा के रखो। क्या लगा के रखो? टिक लगाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भिंडी की वर्षा ऋतु की आप जो है बीज दर बताओ, तो भिंडी की वर्षा ऋतु के नीचे अंडरलाइन करो। भिंडी की बीज दर नहीं पूछा उसने, वर्षा ऋतु की बीज दर पूछा है। आई बात समझ में? तो अपने को वर्षा ऋतु के नीचे अंडरलाइन करो, भिंडी के अंडरलाइन करो, फिर यहाँ पे कंपेयर करो। ऐसे हर एक क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा की पॉइंट होता है, वो अगर अपन स्किप कर देते हैं ना तो अपन जनरल आंसर देके आ जाते हैं। किसी क्वेश्चन का जनरल आंसर और स्पेसिफिक आंसर दोनों में फर्क होता है। जनरल तो जनरल यूं पूछेगा भिंडी की सामान्यतः बीज दर क्या होती है, लेकिन वर्षा पूछ लिया, इसका मतलब अंडरलाइन करना है। आई बात समझ में? विशेष ध्यान रखना है। अब दो विकल्प आने पर रिस्क ले या नहीं? अरे सर दो ऑप्शन तो कट गए और दो ऑप्शन में लग रहा है या तो पहला होगा या तीसरा होगा आपका, दूसरा और चौथा तो नहीं होगा। दूसरा चौथा तो नहीं हो रहा, या तो पहला हो रहा है या तीसरा हो रहा है। तो सर इस केस में क्या करें? यदि आप ईमानदारी से आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, सब कुछ परिस्थितियां आपकी ठीक है, तो आप अगर 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हो तो दो ऑप्शन में से एक पे रिस्क ले सकते हो। लेकिन यदि आप 120 में से 70 से 80 क्वेश्चन के स्टूडेंट हो, इतने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, तो यहाँ आपको फूंक फूंक के कदम रखना है, यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेनी है। आई बात समझ में? आगे चलो। यदि कोई प्रश्न विकल्प से हल नहीं हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये लास्ट वाली बात है कि यदि आपसे नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो, उसमें आगे कुछ मत करो। नेक्स्ट, अब आई मेन मुद्दे की बात। आधा काम हुआ अभी अपना, आधा। अब आधा काम है ओमार से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ओमार कैसे भरे? तो सबसे पहले ओमार हाथ में आते ही आपको हड़बड़ाना नहीं है। उसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है, आपका नाम है, इसके अलावा मान लो डेट है, एग्जाम की डेट है, डेट ऑफ बर्थ मान लो अगर पूछ रहे हैं तो है, उस पर सीरीज का नंबर है वो पूछ रहे हैं, अदर इन्फॉर्मेशन 3-4 इन्फॉर्मेशन वो पूछते हैं। उनको शांतिपूर्ण ढंग से आराम से टाइम दिया जाता है, आराम से शांति से एक एक करके भरने में ध्यान रखें। जैसे मान लो मेरा नाम है, मान लो राधे श्याम आर, तो नीचे आपको ए से लेके जेड तक आपको मिलेगी, अल्फ़ाबेट मिलेंगे। तो राधे श्याम है तो आर को आप क्या करो? गोला करो आराम से। इसको ये कई बार गोला नहीं करते बच्चे। ऐसे मान लो कोई रोल नंबर है तो रोल नंबर से मान लो 9 है तो नीचे 9 को पूरा गोला करें। अगर 7 है तो 7 को गोला करें। अब मैंने एक तो छोड़ दिया तो दिक्कत है, आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर भर के कई बार बच्चे ये छोड़ के आ जाते हैं, अरे ये डिजिटल है, डिजिटल कोडिंग है, ये कंप्यूटर पढ़ता है, इसको कंप्यूटर इनको पढ़ता है, तो ये गोला भरना जरूरी है। आई बात समझ में? शांति से भरो। ओमार दोबारा नहीं मिलती, इसलिए कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उनको 4 बार पूछ लो। वो जो आप फीस दे रहे हो ना, 1250 रुपये दिए, उसमें से वो जो वहाँ खड़े हैं उनको पैसे दिए गए हैं, तो आप उनको आराम से पूछो, इसीलिए उनको लगाया गया है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है उनके भी, तो आप स्पष्ट शब्दों में बोलो कि मैम आप बाहर जाके या मेन सर उनसे क्लियर करके आ जाओ, जो इंचार्ज है ना हेड, उनसे क्लियर करके आ जाओ, ऐसे आप बोल सकते हो। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, कोचिंग के रोल नंबर नहीं लिखना है। रॉयल के रोल नंबर जाते ही पता, रोज रॉयल पे ओमार पे शीट पे टेस्ट होते, जाते ही भर दिए, अब मैं क्या करूं? पहला दिमाग में सेट करना है। आई बात समझ में? एडमिट कार्ड को कंपेयर करते हुए लिखना आपको। मैंने तो क्या किया, रोल नंबर याद ही कर लिए, याद तो कर लिए, लेकिन लिख के प्रैक्टिस की क्या? वो तो नहीं की। पता चला कि आपको 4 को या 2 को ऊपर नीचे कर दिया आपने। अब ओमार कहाँ से लाओगे? इसका मतलब है कि एडमिट कार्ड में देखते हुए ही आप रोल नंबर डाल लो। समझ गए बेटा? आगे चलो। जनरल डिटेल सावधानी पूर्वक भर दो। आगे
ऐसी आपकी ओमार आएगी इस तरीके की। ये जेट की ओमार है जो उन्होंने अपने को एज ए सैंपल के लिए दी है। यहाँ आपका रोल नंबर भरा जाएगा, बुकलेट सीरीज, जो ये तो है ओमार, और जो पेपर मिलेगा ना आपको उसके ऊपर सीरीज लिखी हुई है कि मान लो सीरीज ए है तो आप सीरीज ए की इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या कर दोगे, यहाँ टिक करके और उसको गोला भर दोगे। अब जो विशेष ध्यान रखना मैं आगे बताऊंगा, पॉइंट आएंगे तब, एजी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। तो कई बच्चे ये पूछ रहे थे बार बार, अरे कि सर मैंने जब वो फॉर्म भरा था ना तो मैंने 12th का बारे में पूछा था तो मैंने वहाँ पीसीबी भरा था, तो अब मैं क्या करूं, मैंने तैयारी तो पूरी साल एबीसी से तैयारी की है। तो आपको इस केस में क्या करना है, उस टाइम वो नहीं पूछा था, यहाँ आपको गोला करना है। तो कई बार मैंने देखा बच्चों के कि पूरा पेपर किया बार 0 नंबर आए। जोबनेर से आए मेरे पास 3 सर, और कुमाऊ जी है डेयरी में पढ़ते हैं यहाँ उनके बच्चे, तो वो मेरे पास आए एक बार कि सर हमारे जोबनेर से हमने तैयारी की और इस बच्चे ने किया, इसके 0 नंबर आ गए। उदयपुर यूनिवर्सिटी पेपर करा रही थी उस टाइम की, 3 बच्चों की वो लेके आए डाउनलोड करके उनके 0 नंबर के। और अच्छा जब उनका कैलकुलेट करके देखें तो कैलकुलेट कर देखे तो 300 प्लस नंबर आ रहे हैं, और यूं 0 क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि ये कोड भरना है। कंप्यूटर यहां से ये पढ़ता है, आप एबीसी से हो तो इसको गोला करो, बायोलॉजी को गोला करो, केमिस्ट्री को गोला करो, ये कॉपी आपकी चेक होगी। अब मान लो मैं मैथमेटिक्स का हूं तो मैं पीसीएम, तो फिर मैं 3 कोई पीसीएम, इन 3 को गोला करूंगा। तो यहां आप जिस सब्जेक्ट कोड को गोला करोगे, जो आप भरोगे वो, अब आप इनको तो आपने नहीं किया और पता चला कि आपने तो ये भर के आ गए, पहले में 2, दूसरे में 3, इसको आप गोला करके आ गए और फिर आप रिजल्ट देख रहे हो आके, तो आएगा क्या, रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखना, होचपोक नहीं होना, सिंपल सा काम है बेटा, है ना। आगे चलो, ओमार को किसी भी प्रकार से मोड़े नहीं। पता चला कि ओमार को बैठे बैठे, आपको पता है अपन जब कागज हाथ में आ जाते तो गोल कर लेते हैं, बाद में उसको गोल करने बाद में पता चलता है कि मैंने ये क्या कर लिया। इसलिए उसको नहीं करना बेटा, उसको बिल्कुल दबा के नीचे ही रखना है काम करने के बाद में, है ना। और कई बार बैठे बैठे क्या करते हैं अपन, ओमार पे अनावश्यक नहीं लिखे, तो ये ओमार पे क्या बार कोड होते हैं, ये बार कोड होते हैं ओमार पे। मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाके आराम से बताऊं, ठीक है। ये बार कोड होते हैं, तो आपने देखा होगा रॉयल में भी जो हम आपको ओमार देते हैं उसके ऊपर आपको बार कोड मिलते होंगे, उस बार कोड से ही वो कॉपी चेक होती है, ठीक है। वो जो कंप्यूटर है वो स्कैन करने के बाद में सॉफ्टवेयर इस बार कोड पे काम करता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैठे बैठे ये कर लिए और गर्दन हिलाते हिलाते और यहाँ पे कुछ न कुछ पेन चलाते रहते यूं यूं, तो वो उसकी पढ़ी नहीं जाती, वो स्कैन ही नहीं होती। अब फिर वो टेंशन लेके घूमता रहता है, वो आईसीआर के पेपर की तैयारी नहीं कर पाता क्योंकि उसके जेट वाले में रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा, ये शो नहीं होगा। बेटे बेटे क्या करेंगे, कोई किसी से, जैसे मान लो किसी को पसंद है, मान लो राधा है, तो बेटे बेटे कुछ नहीं, तो आपको पता है आपने हर रजिस्टर पे लिख रखा राधा, तो यहाँ पर भी राधा लिख देंगे या पीछे लिख देंगे। महादेव पसंद है तो महादेव लिख दिया। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, आपको नहीं करना है। ओमार शीट जैसी आपको दी गई है वैसी की वैसी आपको बना के रखनी है। आई बात समझ में, इसमें कोई रिस्क नहीं उठानी है आपको, न कोई काट छांट करना है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। ब्लेड और इरेजर से स्क्रैच ना करें। कुछ बच्चे क्या करेंगे, गोला भरेंगे कलाकारी से, 2 गोले भर दिए, अब उसको पता है पहला भरते ही पता चल गया गलत है, तो इसको क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने वो तो अलग से दिखने लग गया, तो वो ब्लेड लेके कुछ ना कुछ तो ब्लेड लेंगे और कुछ देसी औजार लेंगे, देसी औजार लेकर इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। यूं आई बात समझ में, उसको काट ही देंगे वहां से, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। आई बात समझ में, देसी औजार आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के आपको इनका काम नहीं करना है। यदि आप पेपर कर रहे हो और गलत हो गया तो अब कुछ नहीं करना, अगले क्वेश्चन की तैयारी करो सही करने की। अब वहां एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ये देसी एक्स्ट्रा सामान लेके जाते हैं कि व्हाइटनर से मैं साफ कर दिया, मैंने गढ़ जीत लिया, नहीं करना। अपने को गलती करनी नहीं है, हो गई है तो उसको छिपाना नहीं है, वो सजा मिलेगी आपको। अगर आ रहा था फिर गलत कर दिया ना तो -5 होंगे, 4 तो आने वाले और 1 वो नेगेटिव, तो -5 की सजा है, वो लेकर आगे रिपीट मत करो इसको। आगे चलो, गोला भरते वक्त सावधानी रखें, यदि गलती हो जाए तो किसी प्रकार की चिंता ना करें। यह लाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफलाइन में बोलता हूं, पूरी साल इसकी हम प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप गोला भरने गए और आपको भरना था, पहले में मान लो आपको 2 भरना था, पहले में भरना था आपको 2, ये यहां एग्जाम्पल दिया है, पहले में 2 भरना था और आपने क्या किया, पहले 1 भरा, गलती से पता चल गया कि 1 तो नहीं है 2 होगा इसमें, तो गलत भर दिया। अब 2 करो तो अब बच्चे को काटे तो खून नहीं, मतलब अब उसके टेंशन होगी कि ये तो पूछा था कि निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है, और वो साहीवाल, जो कि आपने सही टिक लगाया, पेपर में आपने सही टिक लगाया, लेकिन आपने गोला भरते वक्त आपने गलत भर दिया। अब इसकी टेंशन होती है बच्चे के। पहले बोल रहा हूं वो क्वेश्चन ओमार आपको
यूनिवर्सिटी तक लेके जाएगी। इज्जत करो, बढ़ते वक्त ध्यान रखो। फिर भी गड़बड़ हो गया, -5 आपको दिख गए, यहां बच्चा डिगमगा जाता है और कि मेरे को आ रहा था वही गलत हो गया, तो हो गया, आग लगने दो उसको। गलत होने के बाद में आप चिंता ना करें, ये चिंतन करें कि आगे गड़बड़ नहीं हो और उसको भूल जाओ, बुरा सपना समझ के उस बात को वहीं भूल जाओ कि हो गई जो हो गई। और मैं ये जो बोल रहा हूं आपको, इसको उस टाइम एग्जीक्यूट करना है, उस टाइम पसीना नहीं आना चाहिए, गलती होनी ही नहीं चाहिए। हो गई तो इसको रिपीट नहीं करना, दिमाग से निकालो, सबसे पहले इसको डिलीट करो कि हो गया तो हो गया। यही भी एक मेरी परीक्षा है, 2 गोले एक साथ ना भरे। आई बात समझ में? आगे चलो। गोले के बाहरी भाग को काला ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये गोला कर दिया आपने, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बाहर का था रख देते ऐसे ऐसे पूरा करके कि क्या पता गलत हो जाए, तो ऐसे नहीं करना। गोला है उसको अंदर से पूरा भरे, अंदर से पूरा भरे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंदर से भी पूरा नहीं भरते, ऐसे भर दिया, ऐसे ये कर दिया, ऐसे ऐसे। ये गलत है, ये गलत है। पूरे एक ही भरना है, पूरा भरना है। कुछ बच्चे क्या करें, किनारा किनारा भर देंगे, ये बाकी का कौन भरेगा, बीच वाला। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ये नहीं करना अपने को, ठीक है। पेपर के एक ही विषय को करके ओमार में भरे। ये 5 स्टार अभी तक का जो अपना वीडियो बना है, अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई है, उसमें 5 स्टार के दूसरा पॉइंट है। एक तो मैंने पहले बताया था, एक अब बता रहा हूं कि सर हम ओमार में गोला कैसे भरे, ये इंपॉर्टेंट है। ओमार में गोला भरने के लिए आपको क्या करना है, 3 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला आपके पास तरीका है कि एक क्वेश्चन करो और उसको भर दो। दूसरा तरीका है कि पूरे क्वेश्चन करो, पूरे का पूरा पेपर सोल्व कर दो, फिर लास्ट में भर दो। तीसरा है एक बार एक सब्जेक्ट भर दो और उसके बाद में गोले भर दो। हर बार पहला क्वेश्चन करोगे और गोला भरोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसका मतलब इस टाइम को देखते हुए ठीक नहीं है। ये लाइट चली गई क्या इसमें? हाँ, ये एक बार बंद हो गया, मैं इसी बोल रहा हूँ, एक बार वापस चेक कर लो इसको। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पहला केस अगर अपन काम कर रहे हैं तो पहला केस ये है कि यदि आप गोला भर रहे हो और भरने जा रहे हो तो एक क्वेश्चन किया, एक में गोला भर दिया, ऐसा नहीं करना, टाइम ज्यादा। और ये सर मैं अगर सबसे लास्ट में भर दूं तो नहीं भरना, क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया आपका, यदि आपका पेपर टफ आ गया और आपको लास्ट ईयर की तरह जैसे टाइमिंग का पता ही नहीं चला, तो आपका वो ओमार लेके चला जाएगा। पता चला कि आपने क्वेश्चन तो पूरे सोल्व किए लेकिन आपसे हुए ही नहीं। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि गोले नहीं भर पाए आप, इसलिए वो आपके स्कोर में काउंटर नहीं होंगे। तो कि सर सही बताओ क्या करें? तो पहले एक पेपर करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन कर लिए, 40 में से मेरा हिसाब आया निकल के कि मैंने 24 के तो राइट का निशान लगाया, 24 के, और मैंने 10 के लगाए गोले, और कितने हो गए, और 6 के लगाए क्रॉस। मतलब 6 में मुझे हवाई नहीं लगी थी और 10 में मैंने गोले लगाए थे और 24 के अंदर राइट। तो एजी करके सबसे पहले मैं 24 क्वेश्चन को इसके अंदर भर दूंगा। ये मैंने एक बार एजी के 24 क्वेश्चन कर दिए मान लो, ठीक है। अब देखो ऐसे मैं बायो करूंगा, ऐसे केमिस्ट्री करूंगा, तो 70 मिनट के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा कि 24, मान लो दूसरे वाले में मुझे 20 आ रहे हैं और उससे अगले वाले में 20 आ रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन में एक बार 120 क्वेश्चन पढ़ के ओमार में भर चुका हूंगा। मैं मेंटली फ्री हूं अब कि मुझे अब सेकंड राउंड में गोले वाले क्वेश्चन पे जाना है। अब मुझे जो ओमार में मैंने भर दिया उस क्वेश्चन को वापस नहीं पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन के आगे राइट का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब इसका हिसाब किताब 70 मिनट में हो गया। अब आपको इस गोले वाले को करना है। गोले वाले क्वेश्चन करने के बाद में उनको क्या करना है, अब गोले वाला जैसे जैसे करते हो वैसे वैसे भरते जाओ। सेकंड स्टेप में मान लो आपने वापस एग्रीकल्चर में आए 10 क्वेश्चन किए, तो इसमें मान लो 18वां आपने किया तो 18वां करके गोला भर दो। अब आप साथ का साथ भरते रहो। अब आपको उधार नहीं रखना। और लास्ट में क्रॉस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्रॉस के लिए अगर टाइम मिल जाता है तो क्रॉस वाला पढ़ेंगे, टाइम नहीं मिला तो नहीं पढ़ेंगे। और सर कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से हमने अभी तक पढ़े ही नहीं या किए नहीं? तो अपन ने सबसे पहले लगाया ना क्रॉस। ये वही क्वेश्चन है जो कि अपने आप ने ना तो पढ़े ना ओमार में भरे, लास्ट में इसको करेंगे, काहे की तकलीफ है। आगे चलो, आगे है डोंट फॉरगेट टू मेंशन द सब्जेक्ट। ये वाली बात वो मैंने आपको आगे बता दी कि ओमार के अंदर ये आपको भरना जरूरी है। एबीसी को एबीसी, पीसीबी को पीसीबी, पीसीएम को पीसीबी, पीसीएम। और कोई बच्चा मान लो पीसीबी वाला एबीसी से पेपर दे रहा है तो फॉर्म भरते वक्त इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, यहां आपको एबीसी डालना है। यहां एबीसी डाल के एबीसी सोल्व करोगे तो आपको यहां ये काउंट होगा आपका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
आगे एक इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, ये भी जरूरी है आने वाले बच्चों के लिए, आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है, ये दूसरे जो बच्चे उनके लिए, आपके जूनियर्स के लिए जरूरी है। 22 तारीख को हमारा लॉन्ग ईयर का 11-12 का फ्रेश बैच चालू हो रहा है। उसके लिए 21 जून को हमने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आपके जितने भी मिलने वाले ऐसे बच्चे जो पूरी साल संस्थान में तैयारी करना चाहते हैं, 11-12 यहां से करना चाहते हैं, उनको आपको इसकी जानकारी देनी है कि 19 को जेट का पेपर होने के बाद में 21 तारीख को टेस्ट जरूर दें। इसमें आपको बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आई बात समझ में? विशेष ध्यान दें, इसका मैंने वीडियो बना के डाल रखा है यूट्यूब पे। आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप कंप्लीट इसको देख सकते हो। आगे चलते हैं कि जेट की कट ऑफ। अब जेट की कट ऑफ मुद्दे की बात आती है कि सर आप तो इतना हिसाब किताब बता दो कि इसी बार हमें यूनिवर्सिटी में जाना है तो कितने क्वेश्चन का हमें हिसाब किताब करके आना पड़ेगा। तो मैं आपको, हालांकि कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर होने के बाद में पेपर के लेवल पे। आज जीएल सर कोई नहीं है कट ऑफ बताने वाले भाई पेपर होने से पहले मैं कैसे बता दूं कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन अपन पुराने आंकड़े देखेंगे एक बार कि जनरल वे में क्या होता है। तो जनरल वे में 75 क्वेश्चन का आंकड़ा जो बच्चा छू रहा है पिछले 4 से 5 साल में, उनको या तो सरकारी टॉप कॉलेज मिल रही है, या तो सरकारी टॉप कॉलेज मिल रही है, या सरकारी बॉटम की कॉलेज मिल रही है। सरकारी बॉटम की मतलब सबसे नीचे से नीचे सरकारी या टॉप। जैसे लास्ट ईयर 2021 की बात करता हूं तो 300 नंबर पे टॉप आरसी उदयपुर नॉर्मल सीट मिल रही थी। और अगर मैं बात करता हूं उससे पहले वाली ईयर की तो सरकारी कॉलेज 300 नंबर पे। मैं यहां कट ऑफ केवल और केवल जनरल कैटेगरी की डिस्कस कर रहा हूं। हमारा ध्यान केवल जनरल कैटेगरी मतलब हाईएस्ट नंबर लाने पे रहता है। और उसके लिए अगर कोई SC/ST का बच्चा, PS डिफेंस का बच्चा अगर प्रयास करता है तो वो अच्छी कॉलेज में चला जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाता है। तो 75 क्वेश्चन का आपको आंकड़ा छूना है। 75 के आसपास अगर आप बैठ जाते हो तो आपका एक बार लाइन में नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर पे। अगर पेपर सिंपल रहता है तो कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, पेपर नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल जाती है, और बहुत ज्यादा टफ होता है तो बहुत कम चली जाती है, और सिंपल बिल्कुल हो तो ज्यादा जाती है। तो कुल मिला के कट ऑफ साधारण भाषा में समझ लो 75 क्वेश्चन। जो बच्चे क्रैश कोर्स के, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई क्रैश कोर्स का बच्चा है, कहीं पर भी वो अगर तैयारी कर रहा है, अगर उसको प्रॉपर कंटेंट मिला है, उसका आने वाले 2 दिन वो लगातार रिवीजन करता रहे, खाली ईमानदारी से टेस्ट देके प्रैक्टिस कर ले। और जो मैंने बताई है कि जो लापरवाही बच्चे पेपर में करते हैं, अगर वो लापरवाही नहीं करे तो क्रैश कोर्स में बच्चा रैंक लेके आएगा। हमारा मंजीत मेहता 9th रैंक लेके आया। कौन सी रैंक लेके आया? 9th रैंक लेके आया जनरल कैटेगरी के अंदर, जेईटी के अंदर। कैसे लाया? क्योंकि उसने मेहनत तो की थी, साथ के साथ विशेष बातों का उसने ध्यान रखा, बच्चा रैंक लेके आ गया। इसलिए आप जो है एवरेज, अब इसका जनरल का मैटर है, इसका मतलब है और इजी गोइंग भी आपके कम पे भी ऐसा। जेट की परीक्षा के बाद आगे की रणनीति, इस पे मैं डिस्कस करूंगा। आगे की रणनीति यह है कि यदि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, एग्रीकल्चर में बढ़िया स्कोप है, बेशक कोई तकलीफ नहीं है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट का पूरा ध्यान एग्रीकल्चर पे, नए नए केवीके खुल रहे हैं एग्रीकल्चर में, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट सरकार की तरफ से किया जा रहा है। नए नए इंटेलिजेंट बच्चे अब एग्रीकल्चर के अंदर आ रहे हैं, अच्छा खासा स्कोप एग्रीकल्चर में है। लेकिन आप एग्रीकल्चर में अच्छा भविष्य तभी बना सकते हो जब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, इसी साल कंटिन्यू मेहनत करें। यदि किसी कारण कोई बच्चा रह जाता है तो वो 1 साल ड्रॉप करके और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। अब किसी हम 1 साल तैयारी तो कर ले, लेकिन कहां से करें? आपको पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर जहां आपकी आत्मा कहे कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहां से तैयारी कर लो। मैं रॉयल को बेस्ट बताऊंगा क्योंकि हमने लगातार बेहतरीन रिजल्ट दिया। लगातार आप 2011 से देखोगे आज तक न केवल हमने रैंकर्स दिए, मैं रैंकर्स की बात बहुत कम करता हूं क्योंकि संस्थान के अंदर हम साधारण बच्चों को कैसे टॉप जगह पहुंचाना है उस पर दिमाग लगाते हैं। आज ऑफलाइन के बच्चे अगर कभी इस वीडियो को देखें तो उनको यह अच्छे से पता होगा कि रॉयल संस्थान के अंदर कभी भी टॉपर की बात नहीं की जाती। हम टॉपर्स के लिए कोई स्पेशल क्लास लगाएं, स्पेशल बात करें, हमारे ये एजेंडे में है ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि 52, 53 विकास जैसा बच्चा कोई 10th में रह गया, वो पंतनगर उत्तराखंड बच्चा पहुंचा है। हम ये चाहते हैं इस तरीके से एवरेज बच्चे टॉप जगह जाए। और उसके लिए आप स्टाफ की मैराथन क्लासेस लेके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कितना जबरदस्त स्टाफ एग्रीकल्चर के अंदर पूरे देश में नंबर 1 है। और उसी का कारण है देश के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे रॉयल के बच्चे पढ़ रहे हैं।
हाँ, एग्जाम का पेपर आपके पास है, उसमें पेपर में आप टिक करो, पीछे खाली पेज भी आते हैं, वहां पे आप कुछ लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो, आपके पास पेपर आने के बाद में एक दूसरे को ट्रांसफर पेपर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सही नहीं है आगे पीछे वाले को पेपर में टिक लगा के दे दिया, वो नहीं करना है। बाकी आपका पेपर है, उसमें आप जहां सोल्व कर सकते हो। और आपको केमिस्ट्री में जैसे मान लो न्यूमेरिकल सोल्व करना, तो पीछे रब के लिए जगह दी हुई होती है पेपर में, आप वहां आराम से सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ बच्चे पूछना चाहें तो पूछ सकते हो। तो आगे की रणनीति की मैं यही बात करूंगा कि वो सरकारी के लिए तैयारी करें, आप आईसीआर के लिए तैयारी करें, सीयूटी के लिए तैयारी करें, जिसमें आके आपका बीएचयू में एडमिशन होने वाला है। इसके अलावा कोई 11-12 का बच्चा है तो 11वीं से मन लगा के ढंग से तैयारी करें। 12वीं के साथ में अगर आप रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देते हो, अच्छी जगह जाते हो, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। आपको बता देता हूं, आईसीआर में यदि किसी का सिलेक्शन होता है तो 36,000 रुपए सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? 36,000 रुपए मिलती है। अब 36,000 रुपए जब किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है तो आईसीआर में इतना ही पैसा लगता है, उतना पैसा आपको सरकार की तरफ से वापस मिल जाता है। जब कभी भी नौकरी लगती है आपको, कई बच्चे और कई पेरेंट्स के दिमाग में रहता है, अरे नहीं नहीं सर, हमें उत्तराखंड नहीं भेजना, हमें रानी लक्ष्मीबाई नहीं भेजना, हम रायपुर बच्चे को नवसारी गुजरात क्यों भेजे, जब राजस्थान में कॉलेज है, डिग्री तो एक जैसी है। अब आप बेटा मुझे ये बताओ, अपने कलेजे पे, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि यदि आपके पास मान लो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, मैं तो सरकारी नौकरी नहीं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में अगर दो कैंडिडेट आए हैं कि जीएल सर हमें जो है पढ़ाना है, हमें नौकरी दो, हमें पढ़ाना, हम बच्चों की सेवा करना चाहते हैं, आप मंच दो रॉयल का। एक बच्चा आया पंतनगर उत्तराखंड से और एक बच्चा आया है आपका नागौर कॉलेज से, नागौर का हूं मैं, ठीक है। अब नागौर का बच्चा, उत्तराखंड का बच्चा, दोनों बच्चे पढ़ के आ गए, और नागौर वाला एमएससी करके आया मान लो जोधपुर से, और यह बच्चा उत्तराखंड वाला मान लो एमएससी करके आया उत्तराखंड से, पहले बीएससी की है। अब ये दोनों बच्चे वहां तैयारी करके आ गए, हमें एक फैकल्टी रखना है। आप एज ए स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आप मुझे बताओ कि आप किनको फैकल्टी रखना चाहोगे, किन से आप पढ़ना चाहते हो। सेम केस अगर मान लो एवो की पोस्ट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, आरपीएससी में इंटरव्यू हो रहा है, किसको लेंगे? वो दोनों में से एक लेना, किसको लेंगे? इसका मतलब है यदि आप आईसीआर के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपकी डिग्री में अगर टैग लगा है आईसीआर का, तो न केवल आपको वो 36,000 रुपए देखने हैं, बल्कि आपका भविष्य भी देखना है। आज 200 से ऊपर बच्चे लास्ट ईयर 2021 में रॉयल इंस्टीट्यूट से 36,000 रुपए स्कॉलरशिप उठा रहे हैं, तो वो 36,000 की बात नहीं है, बात है उनके इन फ्यूचर भविष्य और जॉब के। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं स्पेशल कि मैंने देखा कल मैराथन क्लास में केमिस्ट्री के अंदर बच्चों की संख्या कम होती गई। क्यों भाई? अरे भाई एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री तीनों का वेटेज है, एजी बायो एजी सब करेंगे बच्चे, सब करते हैं एजी भाई, और बायोलॉजी ज्यादातर एवरेज कर लेंगे। आपकी रैंक कहां से निकलेगी? रैंक कहां से निकलेगी? जहां जनता छोड़ के भागती है, अगर वहां टिकते हो आप तो आपकी वहां से रैंक निकलेगी। इसलिए मैराथन क्लास में केमिस्ट्री की क्लास आप विशेष तौर से देखें। मैं ये नहीं कहना चाहता बायोलॉजी की मत देखो, लेकिन केमिस्ट्री आपकी रैंक लेके आएगी, भीड़ से आपको अलग केमिस्ट्री करती है, इसलिए आप उस क्लास को तो कम से कम अटेंड करो सीरियसली। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आपने ये पूरी क्लास देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं पुनः रॉयल संस्थान की तरफ से आपको जेईटी के एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना 100% दो। मैं बार बार बोलता हूं, अपने मम्मी पापा, गुरुजी, सरस्वती माँ, इन पे विश्वास रखो आप, और इन्होंने आपको जब जब जिस चीज के लिए गाइड किया उसकी आप पालना करो। ईश्वर हमेशा ईमानदारी के साथ मेहनत करने वालों के साथ रहता है, और हमेशा उन बच्चों के साथ न्याय होती है जो ईमानदारी से पढ़ते हैं। आप पूरी एनर्जी के साथ में जो कुछ कंटेंट आपके पास संस्थान की तरफ से अवेलेबल है, जहां कहीं पर भी आप पढ़े हो, उसको ईमानदारी से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो।